गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा दूसरा यूनिट्स पूरा हो गया है और दूसरे यूनिट्स के जो वीडियोज़ है अर्थात जो क्लासेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम पाठ के अंत में हमारे पाठ का जो प्रश्न है उन प्रश्नों का यहाँ विवरण देखेंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्नों का जो विश्लेषण है उसको हम क्लास वार या वीडियो वार देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं छोटे प्रश्न, बहुचयनात्मक कुछ प्रश्न है उनको देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ इसमें स्पष्ट है। अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में दी गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा जो है वो किस स्तंभ लेख में दी गई है? ये जो प्रथम और द्वितीय, प्रथम में द्वितीय में ज़्यादा है, द्वितीय लेख में अशोक के धम्म की सिद्धांत की नीतियों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति के किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? जैसा कि समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में हमने उल्लेख किया था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय की है, हरिसेन उसकी रचयिता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का उल्लेख करती है, यहाँ चौथे क्लासेस में उल्लेखित किया गया है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली विवेचन किया था? आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विवेचन किया था। ये गुप्तकालीन स्वर्ण युग, गुप्तकाल का स्वर्ण युग है। इसमें विज्ञान का विकास जो एक टॉपिक है उसमें इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? देखिए, हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्ष की उपलब्धियां इसमें, इसका हर्ष के मूल्यांकन में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अंत में जो साहित्य का विकास है उसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया है। ये हर्ष की 3 रचनाएं। किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की? राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। गंगा नदी को उसने जीता था, पहली बार गंगा नदी को पार किया था तो उस समय उसने ये उपाधि धारण की थी। गंगा नदी विजयी होने के कारण इसे, कौंड का मतलब होता है विजेता और गंगेकोंड का मतलब गंगा नदी को जीतने वाला, उत्तर भारत की ओर बढ़ा था ये और गंगा नदी को जीता था। ये आपके देखेंगे हम। इससे आगे 10वां वीडियोज है जो चोल शासकों की उपलब्धियां हैं उसमें इसका उल्लेख किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? जो हमारा वीडियोज है 11वां जो वीडियोज हमारा है वो जो विजयनगर से संबंधित है, 12वां वीडियोज हमारा विजयनगर से संबंधित है। 12 वीडियो है दूसरे यूनिट के कुल, उसमें उल्लेखित है कृष्णदेव राय ऐसे शासक थे जिनके दरबार में 8 विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? देखिए, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय शासन या सैन्य प्रशासन? स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन चोल काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चोल कालीन शासकों की उपलब्धियां और चोल साम्राज्य के स्थापत्य, साहित्य और कला का विकास जो एक बिंदु है और उसमें इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। जो हमारा 12वां जो है वो क्लासेस है उसमें इसका उल्लेख है। उसके बाद देखिए आगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसमें चंद्रगुप्त की उपलब्धियों में यहाँ भी आया हुआ है और पिछले वाली क्लास में आपने देखा होगा वह एक पूरा वीडियोस अर्थशास्त्र पर दिया हुआ है। पूरी क्लास एक अर्थशास्त्र पर है क्योंकि परीक्षा में बड़ा प्रश्न भी आता है कि अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए, तो चाहे तो आप वहाँ देख सकते हैं। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटिल्य। तो ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1 जिसका उल्लेख यहाँ हम देखते हैं चंद्रगुप्त की उपलब्धियों में से। दूसरा सवाल, धम्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धम्म का सिद्धांत सम्राट अशोक ने। अशोक की धम्म की नीति स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ धम्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं सम्राट अशोक। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है वो यहाँ उल्लेखित है। उसके बाद तीसरा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था?
देखिए सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। उसके राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल पुष्यगुप्त वेश्य ने झील का, इसके साम्राज्य विस्तार की जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य विस्तार, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राज्य विस्तार। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राज्य विस्तार की जब हमने बात की थी तो यहाँ उल्लेखित आता है कि यहाँ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये जो कच्छ का क्षेत्र है, गुजरात का काठियावाड़ का क्षेत्र है, यहाँ काठियावाड़ के क्षेत्र में एक सुदर्शन झील, सुवर्ण सिप्ता और पलासिनी दो नदियों को मिला करके एक सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वेश्य नामक एक व्यापारी ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण करवाया था जल प्रबंधन के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं तीसरा जो प्रश्न है वो यहाँ हम चंद्रगुप्त की उपलब्धियों में से देखते हैं। गुप्त संवत कब और किसने प्रतिपादित किया है, प्रचलित किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत, गुप्तों का परिचय, यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर है। गुप्तों का परिचय जो दे रखा है यहाँ चौथे का उत्तर है। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां हैं। यहाँ फायान का विवरण आता है, फायान इसके दरबार में आया था। हालांकि फायान का पूरा विवरण देखना है तो जो पहला यूनिट हमारा है, पहले यूनिट में एक अलग से एक क्लास है, एक वीडियोज है, वो पूरा वीडियोज फायान का भारत विवरण दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो उसका एक यहाँ क्लास एक बार ही होती है तो उसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ केवल मात्र परिचय देख सकते हैं। तो जो पांचवा प्रश्न है वो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद है छठा प्रश्न, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी इसको उज्जैन को बनाया था। और हमने उल्लेखित किया था कि इसके उज्जैन के दरबार में 5 विद्वान भी रहते थे। कालिदास उज्जैन के दरबार में भी रहे थे, ऐसा उल्लेखित हमने किया था। तो छठे प्रश्न का उत्तर भी यहाँ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद है किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? उत्तरकालीन गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बाद इनका उल्लेखित किया था, जिसमें स्कंदगुप्त का उल्लेख आता है। गुप्तकालीन स्वर्ण युग में तो प्रारंभ में ही है, उसको दे रखा है 7 नंबर। तो स्कंदगुप्त ने, इस स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है भारत में मंदिर वास्तुकला किस काल में विकसित हुई? मैंने स्पष्ट उल्लेखित किया है गुप्तकालीन स्वर्ण युग में कि पहली बार प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल में मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ। और मंदिर निर्माण की नवीन जो शैली है जिसे हम पंचायतन शैली कहते हैं। हालांकि ये जो मूल रूप से मध्य भारत की शैली 5 मंदिर के एक आयात होते हैं जिसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख यहाँ स्पष्ट रूप से गुप्तकालीन स्वर्ण युग में हमने स्पष्ट रूप से किया था। उसके बाद है हिंदू विधियों का संकलन किस युग में हुआ? गुप्त काल में। गुप्तकालीन स्वर्ण युग जो है गुप्तकालीन, यहाँ पर हिंदू विधियों का, पुराणों का संकलन भी इस समय किया गया था। हर्ष के समय कौन कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? हर्ष के समय वैनसांग चीनी यात्री भारत आया था। दूसरा मातवालीन था। तो यहाँ हर्ष की उपलब्धियाँ जो है या हर्ष का मूल्यांकन यहाँ हम देख सकते हैं कि वैनसांग और मातवालीन जो है वो हर्ष के समय यहाँ भारत आए थे। उसके बाद है हर्ष ने अपने राज्य की आय को कितने भागों में बांटा था? हर्ष की उपलब्धियां में हमने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि हर्ष ने अपने राज्य की आय को 4 भागों में विभाजित किया था, अर्थात भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। उन 4 प्रकार की भूमियों से जो आय होती थी वही आय उनके राज्य के भाग माने जाते थे, जिसका उल्लेख हमने किया है। उसके बाद है बाण भट्ट की रचनाओं के नाम लिखिए। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की 2 रचनाएं हमने उल्लेखित कर दिया है। एक तो कादम्बरी, पूरा विवरण हमने देखा है। कादम्बरी हर्ष की उपलब्धियां इसमें कादम्बरी रचना और हर्षचरित और कादम्बरी जो हर्ष की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये 2 रचनाएं जो है बाण भट्ट, जैसा कि हमने उल्लेखित किया है कि हर्षचरित पूर्ण नहीं हो पाया था और उसके बाण भट्ट के पुत्र पुलिंद भट्ट ने उसको पूरा किया था, ऐसा भी हमने यहाँ उल्लेखित किया था। उसके बाद है करिकाल ने कहा वह किस नगर की स्थापना की थी?
देखिए चोल राज्य में पहला चोल क्षेत्र था, पहला चोल राज्य स्थापित हुआ था विजयालय के बाद करिकाल। तो करिकाल ने चोल साम्राज्य के अंदर पहली बार मदुरा को जीता था। किस नगर की मदुरा को जीता था और चोल साम्राज्य की प्रारंभिक केंद्र को स्थापित किया था, राजधानी को स्थापित किया था। उसके बाद है किस चोल शासक ने नौसेना अत्यंत विकसित की। जैसा कि हमने उल्लेखित किया, राजेंद्र प्रथम ने नौसेना का विकास सबसे अधिक किया। उसने सिंहल द्वीप क्षेत्र को जीता था और इधर पूर्वी तटीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से होते हुए बंगाल के कुछ क्षेत्र जीत लिए थे, उड़ीसा, कलिंग वगैरह ये सब जीता था। तो इनके पास एक विशाल जल सेना थी। इधर हमने देखा था कि जो द्वीपीय देश है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वहाँ तक के शासकों को भी इसने पराजित किया था। तो ये उसकी विशाल नौसेना का परिणाम है। उसके बाद देखिए हरिहर और बुक्का किस महात्मा के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कल ही बात की है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो आगे हम देखेंगे, आगे आएगा। ये 10 नंबर वीडियो होगा विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हम देख लेंगे कि पंडित विद्यारण्य के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जिसका उल्लेख हमने किया है। उसके बाद देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, पहला है मौर्य कालीन प्रांतीय प्रशासन। जो मौर्य प्रशासन बिंदु है, यहाँ पर प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न पहला। वहाँ आप देखेंगे उस क्लास को तो आपको मिलेगा। मौर्य प्रशासन के 2 भाग कर रखे हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन को यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि उल्लेखित किया था, एक नगर में 5 समितियाँ होती है। जो समितियाँ होती है वो ऐसे 5-5 लोगों के समूह, 6-5-30 लोग बैठते हैं एक समिति के अंदर। तो इस तरह की जो समितियाँ, जिसमें जनगणना समिति भी हमने देखी थी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सम्राट अशोक की धम्म की नीति, जिसमें हमने अंत में बात की थी कि अशोक के द्वारा नियुक्त जैसे प्रतिवेदक है, धम्मामात है, प्रादेशिक है, युक्त है, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति अशोक अपने राज्य के सुधार के लिए करता है, धम्म की नीतियों को लागू करने के लिए करता है। और इसका उल्लेख हमें स्पष्ट रूप से दूसरा प्रश्न हुआ है अशोक की धम्म नीति, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का हमने एक टेबुलेशन के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। वो सभी हमें ध्यान में रखने हैं, जितने भी विजय अभियान हैं उनसे भी, और वहाँ उनकी कौन सी नीतियाँ विजय अभियानों में अपनाई गई थी वो भी हमने उल्लेखित की थी। तो यहाँ आप तीसरे प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, समुद्रगुप्त के विजय अभियान। उसके बाद आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है गुप्त काल में विज्ञान के विकास पर टिप्पणी लिखिए। गुप्त काल का स्वर्ण युग, यहाँ स्पष्ट रूप से स्वर्ण युग है। यहाँ चौथा, एक वीडियो पीछे भी दे रखा है पहले यूनिट्स में, जहाँ हमने विज्ञान के विकास पर स्पेशल बात की है। तो वहाँ आप उसको विज्ञान के विकास उसको भी देख सकते हैं, वो भी देखेंगे तो वो भी इसी समय का ही है। और यहाँ पर भी हमने विज्ञान के विकास पर बात की, यहाँ पर भी इसका आप उत्तर देख सकते हैं। अगला है प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी, यहाँ आप चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ यहाँ देख सकते हैं। स्कंदगुप्त के समय जो सुदर्शन झील के किनारे पर प्रयाग प्रशस्ति है, तो प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख यहाँ 2 जगह आया है, यहाँ देख सकते हैं। आगे भी आएगा, जो रुद्रदामन शासक आएंगे वहाँ पर भी प्रयाग प्रशस्ति में रुद्रदामन की भी भूमिका है। जो ये तीसरा यूनिट आएगा, उस तीसरे यूनिट में भी इसका उल्लेख हमें स्पष्ट रूप से वहाँ मिलेगा। हर्ष के समय कनौज की धर्म सभा के बारे में बताइए। हर्ष की उपलब्धियां दे रखी है। यहाँ पर हर्ष के विजय अभियान है और हर्ष के जो मूल्यांकन है, यहाँ पर हर्ष की प्रयाग सभा और हर्ष की कन्नौज की सभा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न 6 का उत्तर, हर्ष के मूल्यांकन में हर्ष की कन्नौज की सभा, हर्ष के समय आयोजित प्रयाग सभा, दोनों का ही उल्लेख है। अलग अलग एक टेबुलेशन बना के एक पहले उल्लेखित किया है कनौज की सभा, उसके बाद प्रयाग की सभा का यहाँ टेबुलेशन बन के और हर्ष के मूल्यांकन में इसका उल्लेख किया गया है। वैनसांग
ने भारत के बारे में क्या लिखा। 8वां प्रश्न ध्यान दें, पीछे पहले यूनिट्स के अंदर वैन-सांग का भारत विवरण एक अलग से वीडियो है, वहां पर आप उसका उत्तर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैंने वापस दोहरान नहीं किया क्योंकि जब एक बार क्लास हो गई तो दोबारा जरूरत नहीं रहती है। नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। यह उत्तर गुप्त स्पष्ट रूप से यहाँ पर गुप्तकालीन स्वर्ण युग था। इसके अंत में मैंने शिक्षा की बात की थी और वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 9वें प्रश्न का उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय गुप्तकालीन स्वर्ण युग में। उसके बाद देखिए चोल, आगे अगले में आगे लिखेंगे तो बात करेंगे। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, ये मौर्यकालीन प्रशासन जो है यहाँ स्थानीय प्रशासन और उसके बाद केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन 15वां प्रश्न यहाँ मौर्य प्रशासन में आप देख सकते हैं 2 प्रकार के प्रशासन का उल्लेख है। हर्ष के प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। हर्ष की उपलब्धियां, हर्ष का मूल्यांकन जो है वहाँ हर्ष के प्रशासन का हमने उल्लेख किया स्पष्ट रूप से, तो वहाँ 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए निबंधात्मक प्रश्नों की हम बात करते हैं। अशोक के दम पर लेख लिखिए, यानी अशोक के दम की नीति का पूरा जो विवरण है वो निबंधात्मक प्रश्न 1 का उत्तर है। अशोक की दम की नीति पूरा ही जो है, पूरी क्लास जो है, पूरा वीडियो जो है वो इस प्रश्न का उत्तर है। गुप्तकालीन कला और साहित्य पर प्रकाश डालिए। गुप्तकालीन स्वर्ण युग पूरा ही इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पूरा विवरण जो है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ज्ञान और विद्या के संरक्षण के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। ये हर्ष का मूल्यांकन है, ये निबंधात्मक तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है हर्ष का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे चोल और विजयनगर है, थोड़ा आगे लिख करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ स्पष्ट रूप से देख लें। हमारे जो ये पाठ है यूनिट्स है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला और तीसरा मिलेगा। अशोक की दम की नीति, जिसमें हमें अति लघुत्रात्मक दूसरा प्रश्न, लघुत्रात्मक दूसरा प्रश्न और निबंधात्मक पहला प्रश्न, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है वो यहाँ स्पष्ट रूप से मिलते हैं। उसके बाद देखिए मौर्य प्रशासन को जब हम देखते हैं तो ये दोनों लघुत्रात्मक प्रश्न है और पहला और 15वां प्रश्न जो है वो मौर्य प्रशासन में स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले और 15वें का मौर्य प्रशासन में स्पष्ट उल्लेख है, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। उसके बाद है समुद्रगुप्त परिचय और समुद्रगुप्त के विजय बयान। अति लघुत्रात्मक चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा और लघुत्रात्मक प्रश्न तीसरे का उत्तर भी यहाँ मिल जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ यहाँ हम देख सकते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है 5वां और 6ठा, जो हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों में से देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन स्वर्ण युग। देखिए कितने सारे प्रश्न आ गए। गुप्तकालीन स्वर्ण युग में 7वां, 8वां, 9वां 3 प्रश्न अति लघुत्रात्मक है और उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न 4था और 9वां जो इसमें आ गए हैं। उसके बाद निबंधात्मक दूसरा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ निबंधात्मक प्रश्नों में ये वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये निबंधात्मक प्रश्न इसी पाठ से पढ़ता है, आपको इसी पाठ से निबंधात्मक प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हर्ष का मूल्यांकन ज्ञान और विद्या के संरक्षण के रूप में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये निबंधात्मक, इस पाठ के निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे 4, एक कृष्णदेव राय विजयनगर, चारों ही आपको तैयार करने हैं और चारों में से गारंटेड 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पढ़ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान देना विशेष रूप से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन आर्थिक, यहाँ 11वें प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से आर्थिक जीवन में मिलेगा। उसके बाद देखिए हर्ष की उपलब्धियां, 10वां प्रश्न यहाँ मिलेगा। फिर आप देखिए हर्ष के मूल्यांकन में कितने सारे प्रश्न मिल रहे हैं। हर्ष के मूल्यांकन में 6ठा, 7वां और 14वां प्रश्न है लघुत्रात्मक मिल रहा है और निबंधात्मक तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ स्पष्ट रूप से मिल रहा है। इसके अलावा देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने बात की है यहाँ, लेकिन विस्तृत उल्लेख पहले यूनिट्स का अलग से एक स्पेशलिस्ट वीडियो इसके बारे में दे रखा है। फिर है वैन-सांग का भारत विवरण, वो भी पहले यूनिट्स में स्पष्ट रूप से एक स्पेशल क्लासेस इसकी आ रखी है। फायान भारत विवरण है, ये भी आपके
उसमें पहले यूनिट्स में इसकी फायान की भारत विवरण, ये तीनों ही अलग अलग क्लास हैं, एक एक क्लास है पूरी। भारत विवरण, बैनसांग भारत विवरण, फायान भारत विवरण और अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो उसमें आ गए। नालंदा विश्वविद्यालय की हमने यहाँ पे बात कर ली थी। और सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जिसका उल्लेख चंद्रगुप्त, यहाँ आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, फिर आएगा स्कंदगुप्त के समय, और उसके बाद में फिर आपके आगे आ जाएगा हूणों के समय भी, क्योंकि हूणों के रुद्र दमन के समय इसका पुनर्निर्माण हुआ था और एक विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये उल्लेख आपको इस दूसरे यूनिट्स और तीसरे यूनिट्स वहाँ भी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे हमारे इसमें कौन कौन सी वीडियोस दे रखे हैं। 10वां वीडियो है हमारा, या 10वीं क्लास जो हमारी है वो है चोल शासकों का परिचय और परिचय के साथ उपलब्धियां भी यहाँ हैं। उसके बाद हमारा जो 11वां वीडियोज है वो है चोलकालीन प्रशासन और कला साहित्य का विकास। उसके बाद 12वां वीडियोज है, 12वां विजयनगर साम्राज्य, और 13वां जो वीडियो हमारा ये है प्रश्नोत्तर विश्लेषण। ये दूसरे यूनिट्स के हमारी 13 जो क्लासेज है इसको हमें स्पष्ट रूप से देखना है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से प्रश्न हैं इन यूनिट्स में, वो हम देख लेते हैं कि कौन से छोटे प्रश्न हैं और कौन से बड़े प्रश्न हैं। सबसे पहले देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो चोल और विजयनगर से संबंधित है। इसमें है करिकाल ने कहाँ और किस नगर की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक 13वां प्रश्न, चोल शासकों की उपलब्धियां यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका उत्तर 13वें का। उसके बाद है किस चोल शासक ने नौसेना अत्यंत विकसित की थी। 14वां भी आपको यहीं मिलेगा, चोलकालीन शासकों की उपलब्धियां। हरिहर बुक्का ने किस महात्मा के आशीर्वाद से, ये आपके 15वां प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य में यहाँ आपको 15वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो अति लघुत्तरात्मक 3 प्रश्न हैं जो यहाँ आपको मिलेंगे। उसके बाद लघुत्तरात्मक देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है चोलकालीन स्थानीय स्वायत्तता पर टिप्पणी लिखिए। 10वां प्रश्न है लघुत्तरात्मक, 10वां प्रश्न है चोल शासकों का प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन यहाँ स्पष्ट है, चोलकालीन प्रशासन, कला, साहित्य और विकास इसमें। उसके बाद है चोलों ने केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखी। चोलकालीन केंद्रीय प्रशासन भी यहाँ उल्लेखित किया गया है, उसको देखना है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य कला के विकास पर टिप्पणी लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के कला के विकास पर टिप्पणी, प्रश्न संख्या 12। यहाँ विजयनगर साम्राज्य की जो क्लास है इसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। उसके बाद है 13वां विजयनगर साम्राज्य के साहित्य के विकास पर, 13वां भी यही है, विजयनगर साम्राज्य के साहित्य। यहाँ पार्ट्स है, आप अपने आप देखते जाएंगे। प्रशासन है, वहाँ प्रशासन का उल्लेख है, और जहाँ पर कला साहित्य कृष्णदेवराय की उपलब्धियाँ हैं वहाँ आपको कला साहित्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलेगा। उसके बाद है हर्ष के हो गया, मौर्य हो गया। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न, चोलकालीन कला साहित्य की विवेचना कीजिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है। चौथा प्रश्न है चोलकालीन कला साहित्य की विवेचना कीजिए।
आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद है कृष्णदेव राय की उपलब्धियाँ विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में आपको कृष्णदेव राय की उपलब्धियाँ मिलेगी। पांचवा, यहाँ पांचवें का उत्तर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सारे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का जो विवरण है वो प्रत्येक क्लास में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हमें इनका उत्तर सुनना है, क्लासें सुननी हैं, सुनने के बाद क्लासों से ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें याद करने हैं। मतलब क्लास याद करना पूरी, अपने आप प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, परीक्षा की दृष्टि से 6 नंबर का जो प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है, वो निश्चित रूप से ये 4 प्रश्न तैयार करने हैं, उनमें से एक प्रश्न आपके 6 नंबर के लिए स्पष्ट रूप से हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा यूनिट्स पूरा हुआ और इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का जो राजवंशों का इतिहास है वो हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद अगली हमारी जो क्लास है तीसरे यूनिट्स की, वो बाहरी शक्तियों का भारत में आगमन, उसकी हम बात करेंगे। तो इससे पहले अपने को ये दूसरे यूनिट्स को कंप्लीट कर लेना और इसके सारे प्रश्नों का विश्लेषण करके अच्छे तरीके से याद करना है।